श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आजादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर ये विशेष प्रस्तुति दी जा रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी, आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। खुल गया नया द्वार है, निशान की झनकार है। सलामी आसमां, फासलों में धार है। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी पूर्ण तालुकदार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव मालखाने पर हमले के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 19 मई 1930 को पूर्ण तालुकदार के घर को घेर लिया। माना जा रहा था कि वहाँ कुछ क्रांतिकारी छिपे हैं। 3 लोगों ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से 2 गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से एक मकान मालिक पूर्ण तालुकदार थे। इस महान देशभक्त को नमन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आज हम स्वाधीनता सेनानी विट्ठल दास वल्लभ दास चंदन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 19 मई 1930 को हुआ था।
वे महाराष्ट्र के वडाला के निवासी थे। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। కొంతమంది సొంత పేరు కాదుర గాంధీ ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ। विट्ठल दास 19 मई 1930 को मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसभा में शामिल हुए थे। ब्रिटिश पुलिस ने जनसभा में शामिल होने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई। विट्ठल दास पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण घायल विट्ठल दास ने हिम्मत की और एस्प्लेनेड मैदान की जनसभा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेलगाड़ी में वे बेहोश हो गए और चलती ट्रेन से गिर गए और जनसभा में पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। हम शहीद गुलाब खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने गुलाब खान को पकड़ लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने का आरोप लगाया। 1857 को गुलाब खान को आजीवन निष्कासन और बेड़ों में सश्रम कारावास की सजा दी गई। शहीद गुलाब खान को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रदेश में अब तक 5,72,000 से अधिक श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर श्रद्धालुओं को ऋषिकेश से वापस भेजा जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं में इजाफा किया है। गौरतलब है कि भीड़ प्रबंधन के लिए सरकार ने सभी धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की हुई है। इसी अनुरूप दर्शन के लिए स्लॉट आवंटन किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यमुनोत्री धाम के लिए 7 जून और केदारनाथ धाम के लिए 1 जून तक सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। इस बार बगैर पंजीकरण के चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता के लिए जिला प्रशासन ने पंजीकरण मित्रों की तैनाती की है। ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। जिन श्रद्धालुओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको ऑफलाइन पंजीकरण में वरीयता दी जा रही है। पंच केदार में शामिल द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की कपाट आज सुबह 11 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। वहीं रुद्रनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हम श्रोताओं को बता दें कि कोविड की वजह से 2 साल बाद हो रही चारधाम यात्रा इस साल 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर भक्तों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री के उद्घाटन के साथ हुई। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोल दिए गए। कोविड की वजह से 2 साल बाद हो रही चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।